हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी का 19वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 18 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अदिति इस दौरान अपने रूम में थी। उसने अपनी एक दोस्त को कॉल लगा लिया था क्योंकि बाहर वो पार्टी में खुद को बोर फील कर रही थी। इधर दूसरी तरफ जोर के धक्के के साथ रुद्र ने दरवाजा खोला। अदिति, उसने क्रोधित होकर आवाज दी। ओके सहेली, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। अदिति ने झट से कॉल कट किया और उसके बाद उसकी तरफ देखकर बोली, बोलिए क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? गुस्सा? अरे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या प्यार आएगा? मिसेज वाडीलाल तुमसे मिलना चाहती थी और तुम हो कि यहाँ आ गई। मुझे ये सब पसंद नहीं है। कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं, तुम्हें खुद को लोगों से बात करनी चाहिए। लोग तुमसे इसलिए भी बात करना चाहते हैं क्योंकि हमने शादी कर ली है। मैंने रिसेप्शन नहीं दिया था अभी तक, तो तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, मुझे ध्यान रखना चाहिए? रिसेप्शन तो खुद ने नहीं दिया। बस काम काम काम। अगर शादी की है तो फिर उसकी सारी रस्मों को भी तो निभाइए। भला ये क्या बात हुई, शादी के 2 दिन बाद ही बस काम में लग जाओ? अदिति ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ ठीक है, दे दूंगा। इवन हम दोबारा शादी भी कर सकते हैं। दोबारा? ना बाबा ना, एक बार में ही झेलना मुश्किल हो गया है, उसने मुंह बनाते हुए कहा। क्या कहा? उसने क्रोधित होते हुए कहा और उसके बाद उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। छोड़िए मुझे और आप जाकर काम कीजिए। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। नहीं छोड़ रहा मैं तो, जाओ तुम्हें जो करना है कर लो, फिर मैं मार दूंगी घुटने की। कहाँ? जैसे याद नहीं है, पहले पढ़ती नहीं थी क्या? याद है या भूल गए? उसने उसके अब्डोमिनल एरिया की तरफ देखते हुए कहा। हट, बड़ी आई, जल्दी से आओ और ये शेली पेली से बातें करना बंद करो। नाउ यू आर वाइफ ऑफ। वो आगे बोल पाता उससे पहले ही वो बोली, खड़ूसियत के महाराजा श्री श्री 1008 रुद्र प्रताप सिंह राठौड़। उसने हंसते हुए कहा, जिसके बाद रुद्र की भौहें तन गई। तभी उसकी नज़र उसके हाथ में लिए उसके पार्सल पर पड़ी। उसने मुस्कुराकर कहा, ये क्या है? लेटर आया है किसी अनजान का। शन की है, लेकिन मजा आएगा कंपटीशन करके। कैसा कंपटीशन? और ये अनजान कौन है? किसी अनजान ही है ना, या कोई अनजानी है? वो कमीनी कौन है? लाओ मुझे दिखाओ। अदिति ने उस लेटर को छीनते हुए कहा। अरे तो तुम क्या करोगी रीड करके? बाद में पढ़ लेना ना, वाडीलाल वेट कर रही है तुम्हारा। आप ही मिलो वाडीलाल पाडीलाल से, मुझे तो ये रीड करना है। उसने लेटर को पढ़ना शुरू किया। तभी वो मुस्कुराकर बोला, अच्छा आ जाना, वरना खैर नहीं। वो मुस्कुराकर बोला और उसके बाद उसके रूम से बाहर चला गया। तो वहीं दूसरी तरफ अदिति ने लेटर को ओपन किया। डियर रुद्र सर, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आई एम ए बिग फैन ऑफ योर्स। जिस तरह के इंसान आप हैं, आपके काम करने का तरीका, और कोई इंसान जल्द से जल्द अपने बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकता है, अगर ये सब कोई सीखना चाहे तो मैं आपका नाम उसे बताऊंगा। रुद्र सर, यू आर रियली अमेजिंग। आपके काम करने के स्टाइल से मैं बहुत प्रभावित हूँ। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मैं भी अब पूरी तरह से तैयार हूँ, लेकिन मेरे काम करने का तरीका अलग है। जिस तरह से आप पिछले 5 से 6 सालों में अपने बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, आपकी संपत्ति लगातार बढ़ रही है, वैसे ही मैं ग्रो करना चाहता हूँ, लेकिन चुटकियों में, आपकी तरह इतना हार्ड वर्क करके नहीं। मेरे पास अभी कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ ही वक्त में, यूँ चुटकियों में आपके जितना अमीर हो जाऊँगा। बस मैं अपने आइडिया पर काम कर रहा हूँ। जिस दिन मैं अमीर बन जाऊँ उस दिन मैं चाहूँगा कि मैं आपसे मिलूँ, और हाँ, मैं आपको एडवाइस दूँगा कि आगे से आप अपनी हर कीमती चीज़ का अच्छे से ख़्याल रखें। हर कीमती चीज़ का मतलब हर, क्योंकि मैं उसे खरीदने वाला हूँ। हाँ हाँ, सॉरी, आपको लग रहा होगा मैं कोई शन की आदमी हूँ जिसे कुछ आता जाता नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, आपकी सबसे कीमती चीज़ को ऊंचे से ऊंचे दाम देकर मैं खरीद कर रहूँगा। आखिर अपने रोल मॉडल की किसी चीज़ को खरीदने का अलग ही मज़ा है। तो तैयार रहिएगा, मैं भी अब मैदान में पैर रख रहा हूँ। बस कोशिश करना अपनी तरफ से कि आपकी सबसे कीमती चीज़ आपके पास ही रहे। बेस्ट ऑफ लक एंड विश मी आल्सो लक। थैंक यू, योर्स।
जो भी नाम दीजिए, चाहे पार्सल के ऊपर वाला या फिर आने वाले वक्त में आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर होने के नाते जो आप नाम देंगे मुझे स्वीकार होगा। ये कौन पागल है? पता नहीं लोग कुछ भी समझ रहे हैं खुद को। इनसे कंपटीशन करेगा। बेटा, ये आदमी अपनी वाली पर आ गया तो तुम्हारे कच्चे तक को खरीद लेगा और पूरी जिंदगी भर नंगे फिरोगे। बड़ा आया। उसने मुंह बनाते हुए कहा। हालांकि उसे पता नहीं था वो लेटर किसी और ने नहीं बल्कि माया के भाई विराज ने भेजा है, और जिस सबसे कीमती चीज को खरीदने की वो बात कर रहा था वो कोई और नहीं अदिति ही है। उसने अदिति को पाने की शनक इस कद्र थी कि वो उसकी तस्वीर को अपने तकिए के नीचे लेकर सोता था। माया ने जब उसके बारे में बताया कि अदिति और रुद्र ने शादी कर ली है तो उसे बहुत गुस्सा आया था। यही नहीं, उसने माया और उसकी माँ को इसके लिए भी माफ नहीं किया था कि उन दोनों ने जानबूझकर अदिति और रुद्र को उस दिन होटल के उस रूम में एक कर दिया था। जब माया की माँ ने उसको ये प्लान बताया तो वो मन ही मन काफी गुस्सा हो गया था, लेकिन उसने उन्हें कुछ नहीं कहा था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो फिर उन लोगों तक ये मैसेज जाता कि उनका सबसे बड़ा मकसद तो रुद्र की प्रॉपर्टी हासिल करना था, न कि अदिति को पाना। ऐसे में उसने अपने दिल की बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन उसे पाने की सनक अब भी उसमें मौजूद थी। अदिति को उस लेटर के पढ़ने के बाद न जाने क्यों अजीब सा लग रहा था, जैसे आने वाली किसी बुरी घटना का उसे अंदेशा मिल गया हो। हालांकि रुद्र के चेहरे को देखकर उसे एक पल भी नहीं लगा था जैसे उस लेटर को पढ़ने के बाद वो जरा सा भी परेशान हो। शायद उसे लगा था कि वो ऐसे ही कोई होगा, लेकिन अदिति के चेहरे पर एक अजीब सा डर छा गया था। पता नहीं क्यों उसका दिल आने वाली किसी बुरी घटना की गवाही दे रहा था। हालांकि आने वाले वक्त में क्या बुरा होने वाला है इसका अंदेशा उसे नहीं था। वो यही सब सोच रही थी तभी उसका फोन फिर से बजा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा तो उसकी माँ कॉल कर रही थी। उसने कॉल पिक करते हुए कहा, हेलो मम्मा। हाँ आ रही हूँ ना। हाँ परसों मैं पक्का आ रही हूँ। अभी बस थोड़ा सा काम है, मैं आपको कल कॉल करती हूँ। उसने मुस्कुराकर कहा और उसके बाद कॉल कट कर दिया, जिसके बाद उसने उस लेटर को टेबल पर रख दिया। इस दौरान वो उस लेटर के बारे में सोचते हुए ही बाहर निकल आई। रुद्र ने उसे जल्दी ही आने के लिए बोला था, क्योंकि नीचे कई सारे बड़े बिजनेसमैन उससे मिलना चाहते थे। यही वजह थी कि अब वो खुद को समझा रही थी कि उसे कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि वो एक मशहूर बिजनेसमैन की बीवी ही नहीं बल्कि उसकी कंपनी की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी थी। इधर जहाँ एक तरफ उस लेटर को पढ़ने के बाद अदिति के चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी थी, तो वहीं दूसरी तरफ माया अपने कमरे में काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। वो मौका देखकर पार्टी से अपने रूम में आ गई थी। उसने जल्दी से अपने फ़ोन से विराज को कॉल लगाया। हेलो भाई, गुड इवनिंग। उसने चहकते हुए कहा। हेलो माया, क्या हुआ? बड़ी खुश नज़र आ रही हो। होना क्या था, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। उसने चहकते हुए कहा। अरे वाह, बढ़िया है फिर तो। हाँ, आप अविनाश को थैंक यू बोल देना, उसने सही दिमाग लगाया। हमें यही तो जानना था ना कि क्या अगर रुद्र के नाम का कोई पार्सल जाता है तो उसके पास पहुंच जाता है या नहीं, और ये सच में काम कर गया भाई। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने उसे इस बहाने चैलेंज भी कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अपना पहला स्टेप सक्सेसफुल हो गया है। अगर ये रुद्र के अलावा किसी और के भी हाथ लगता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इट्स नॉट मच इम्पोर्टेंट। सही कहा तुमने, मैं बोल दूंगा अविनाश को, लेकिन अब दूसरी बार हमें किसी और को पोस्ट भेजने के लिए तैयार करना है। हाँ भाई, आप सही कह रही हैं। चलिए मैं चलती हूँ। ओके, उसने इतना कहा और उसके बाद कॉल कट कर दिया और नीचे चली गई। इस दौरान वो खुश थी क्योंकि उनका पहला प्लान अब सक्सेसफुल हो गया था, जिसमें वो जानना चाहती थी कि क्या रुद्र के नाम की भेजी गई पोस्ट उस तक पहुंचती है या नहीं, और ऐसा हो गया था। अब बस उन्हें किसी भी पोस्ट को उस वक्त मंगवाने का काम करना होगा जब रुद्र घर पर होगा, और उनके हिसाब से उसके बाद रुद्र अदिति को घर से निकाल देगा। वो यही सोचती हुई फिर से अपने काम में जुट गई थी। अगले दिन दोपहर के 2 बज रहे थे। रुद्र की कंपनी के डेली हेड ऑफिस में सभी लोग लंच करने के बाद काम में जुट गए थे। अविनाश की वाइफ बीमार थी, इस वजह से उसने लीव ले रखी थी, तो वहीं रुद्र और अदिति आज सुबह जल्दी ही ऑफिस आ गए थे। रुद्र के बिना कहे ही अदिति ने आज सबकी मीटिंग ली थी। उसने सबका इंट्रोडक्शन लिया था। उसके बाद एक लड़की को अपने लिए सिलेक्ट कर लिया था। पीहू और बाकी कुछ लड़कियां जो रुद्र को पसंद करती थी, वो पहले तो अदिति को उतना पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन बाद में जब उन्हें उसके नेचर का पता चला तो उन्हें भी अदिति से बात करके अच्छा लगा था।
इस दौरान अदिति को काम करते हुए रुद्र देख रहा था। वो पिछले 4 घंटे में ही शव के साथ घुल मिल गई थी। ऐसे में ये शव देखकर उसे भी काफी अच्छा लग रहा था। वो उसे बड़े ही प्यार से देख रहा था। करीब घंटे भर बाद जब कॉफी के लिए ब्रेक हुआ तो सभी अपने अपनी केबिन से बाहर आ गए। इस दौरान अदिति अपने काम को लेकर रुद्र की तरफ आती है। रुद्र भी अपनी केबिन से बाहर आ गया, जिसके बाद सभी जो पहले आपस में बात कर रहे थे वे सब चुप हो गए। उन सबकी नजरें कॉफी पीने के दौरान उस पर ही थी। अजी सुनिए, जरा ये देखिए, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, क्या यह एक क्लाइंट की फाइल है? तो आप बता देते। उसने फाइल को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा और उसके बाद उस फाइल से रिलेटेड बात करने लगी। हालांकि रुद्र का उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो उसको तक रहा था। आज वो बहुत प्यारी लग रही थी। ब्लू साड़ी और ऑफिस ब्लेजर उस पर काफी शूट कर रहा था। इस दौरान रुद्र की नज़र उसके बोलने के दौरान बार बार अपनी जुल्फों को दूर करने की अदा उसे काफी भा रही थी। करीब 2 मिनट उसके इसी तरह से बोलने के बाद अचानक ही अदिति को रियलाइज हुआ कि रुद्र उसे घुरकर देख रहा है। तो उसने अपने हाथ से इशारा करके पूछा, यूं क्या तक रहे हैं आप? बताओ ना, उसने आंखें दिखाते हुए कहा। अच्छा, और ना बताऊं तो? उसने शरारत भरे अंदाज में कहा। अरे ये क्या हो गया है आपको? ये काम का वक्त है, मजाक का नहीं। बताओ तो? उसने झुंझलाते हुए कहा। मेरे ख्याल से ये काम का नहीं, रोमांस का टाइम है। वो धीमे से उसके कान के पास आकर बोला। धत, कुछ भी बकवास ना किया करो आप। बोलो। नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है। आई वाना किस यू। वो उसके करीब आया। अरे ये क्या बचपना है, जाओ, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। वो झुंझलाकर जाने लगी। तभी रुद्र ने उसके हाथ को पकड़ लिया। सभी उन दोनों को ही देखने लगे, जिसके बाद रुद्र ने इधर उधर नजर करी तो सब नीचे देखने लगे। आउच, छोड़िए, दर्द हो रहा है। अदिति ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की। गाइज, आप लोग क्या देख रहे हो? इधर रोमांस हो रहा है, शर्म नहीं आती ना देखते हुए? चलो आंखें बंद करो। उसने इस तरह से कहा जैसे वो उन सबको ऑर्डर दे रहा हो, जिसके बाद सबने अपनी आंखों को बंद कर लिया। रुद्र ने जोर से अदिति को अपनी तरफ खींचा, जिसके बाद उसकी पीठ सीधे रुद्र के सीने से टकराई। उसकी हार्ट बीट्स बढ़ गई और वो कांपने लगी। रुद्र ने एक हाथ उसके पेट पर रखा, जिसके बाद तुरंत उसके हाथ से फाइल छूट गई। उसने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। छोड़ो मुझे। नहीं, रुद्र ने इतना कहा और उसके बाद उसने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ी और दूसरे से ठुड्डी और उसके बाद उसके गाल पर किस कर लिया। हो गया, अब जाओ, कर लो काम। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, मैं काम को लेकर आई थी। उसने पैर पटकते हुए कहा और उसके बाद जल्दी से उसने फाइल को उठाया। देखो, और बकवास की तो एक और हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ये लोग आंखें बंद करेंगे, आई समझ? धत, मुझे बात नहीं करनी है आपसे, निकलो यहाँ से। और फिर वो दौड़कर अपने केबिन में चली गई। तो वहीं बाकी के लोग जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, उन्होंने फिर से आंखें खोल ली। वे सब रुद्र को देख रहे थे। इतने सारे लोगों को खुद पर नजर पड़ते ही देखकर रुद्र के चेहरे पर अजीब सी शर्माहट छा गई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसे उसको किस नहीं करना चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया और चुपचाप अपने केबिन में चला गया। इधर अदिति दूसरी तरफ गुस्से में अपने रुमाल से गाल को पोंछ रही थी। हालांकि मन ही मन उसे काफी अच्छा लगा था। उसकी छुअन, उसकी इस तरह की बदमाशियां अब न जाने क्यों उसे भाने लगी थी। तो वहीं ऑफिस के बाकी के लोग भी मुंह दबाकर रुद्र की इस हरकत पर हंस रहे थे। हालांकि वो ये किस देख नहीं सके थे, इसका उन्हें अफसोस था। इधर रुद्र को अजीब लग रहा था। उस वक्त तो उसने किस कर लिया था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे एहसास हुआ जैसे उसको इस तरह से किस नहीं करना चाहिए था। हालांकि मन ही मन वो खुश भी था। उसका मन मचल उठा था, क्योंकि अदिति आज सच में बेहद प्यारी लग रही थी। उसके चेहरे पर उस किस के बारे में सोचकर यूं ही इस्माइल आ गई थी, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि उसे इस तरह से अदिति को तंग करना कितना अच्छा लगता है। हालांकि अब ये रिश्ता इसी तरह बने रहने वाला था या फिर टूट जाने वाला था, ये तो आज शाम को ही पता चलने वाला था। क्योंकि आज एक बार फिर विराज और माया ने तय कर लिया था कि उन्हें कैसे भी करके अदिति की प्रेगनेंसी रिपोर्ट रुद्र तक पहुंचानी है, और उसके बाद तो हंगामा होना तय था। आखिर क्या रुद्र और अदिति का रिश्ता टूट जाएगा, या फिर ये कहानी लेगी कोई और ही मोड़? मजा बहुत आने वाला है, तो बस बने रहिए कहानी के साथ। शाम को अदिति और रुद्र दोनों ही जल्दी घर आ गए थे।
घर आने के बाद जहाँ अदिति अगस्त्या के साथ गार्डन में फुटबॉल खेलने लग गई, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र अपने स्टडी रूम में था। उसने रूम की सभी खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर रखा था। इस दौरान उसके चेहरे पर सीरियसनेस काफी झलक रही थी। वो उसको कई देर से अपने हाथ में लिए हुए इधर-उधर देख रहा था, जिसे कल विराज ने उसके घर पर भिजवाया था। इस दौरान उसने एक डायरी ले रखी थी। छोटे मालिक, रुबल ने बाहर से दरवाजा नॉक करते हुए कहा, अंदर आ जाओ, खुला ही है रुबल। उसके कहते ही रुबल ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और उसके बाद अंदर आ गई। छोटे मालिक, लीजिए आपकी ब्लैक टी। उसने उसकी तरफ चाय बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू रुबल। उसने मुस्कुराकर चाय का एक सिप लिया। इस दौरान उसकी आंखें एक बार को फिर से खुल गई थी। ऑफिस से आने के बाद करीब आधे घंटे से वो उसी स्टडी टेबल के सामने बैठा हुआ था। पिछले कई महीनों से अक्सर उसका यही रूटीन था। इस दौरान उसने दीवारों पर कई सारी कटिंग खुद ही लिख-लिख कर टांग रखी थी, मानो वो कोई सीआईडी ऑफिसर हो। हालांकि उस स्टडी रूम में ही वो अपने बिजनेस आइडियाज के बारे में सोचता था। उसने अपने स्टडी रूम को इस तरह से डिजाइन करवाया था कि बाहर कितना भी ज्यादा शोर क्यों ना हो, वहां अंदर वो आराम से बैठकर अपना काम कर सकता था। उसके ठीक सामने टेबल पर लैपटॉप भी पड़ा था, जिसे उसने ऑन कर रखा था। रूबल के जाने के बाद उसने रूम को बंद कर दिया, जिससे बाहर से अदिति के हंसने की आवाज उस तक नहीं आ रही थी। वो अगस्त्या के साथ पिछले 1 घंटे से खेल रही थी। रुद्र के चेहरे पर उसके बारे में सोचकर ही मुस्कुराहट आ गई। दरवाजा बंद करने के बाद वो फिर से टेबल पर आकर बैठ गया। उसने उस लेटर को ओपन किया। उसके हाथों में गंध आ रही थी। यही वजह थी कि उसने उस लेटर को अपने नाक के पास ले जाकर सूंघा। इट्स डेला न्यूट नंबर 1 रोजा डव परफ्यूम, रेयर एंड मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम, कमाल है। उसने बड़बड़ाते हुए एक बार फिर से उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट किया। तभी उसकी नज़र लेटर की पहली लाइन पर पड़ी। आई होप आप ठीक होंगे। आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। आई एम के आगे बिग लिखा हुआ था, लेकिन गलती से उसने भी बिग पढ़ लिया था। बिंग, नॉट बिंग। ये तो डेलेक्शिया का साइन होता है। उसके बाद उसने बिग की जगह डिंग वर्ड को डायरी में नोट किया। उसके बाद उसने इसी तरह बिजनेस की जगह लेटर में गलती से लिखे शब्द बिजनेस को नोट किया। उसके बाद अभी को अधि, बद की जगह लिखे धद आदि को भी डायरी में नोट किया। एक बार सभी वर्ड्स को नोट करने के बाद वो सोचने लगा। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे उसे जितना काम करना था वो कर लिया है। यही वजह थी कि उसके बाद उसने उस लेटर को फोल्ड करके गोंद की सहायता से दीवार पर कॉर्नर से चिपका दिया। उसने अपनी डायरी के पेज को भी उसके बाद उस नोट पर लिख दिया। डिटेल ऑन पेज नंबर 78। लेटर को चिपकाने के बाद उसने चाय को खत्म किया और उसके बाद बाहर आ गया और बड़बड़ाने लगा, रोजा डव, रोजा डव। अमीर तो है वो बड़बड़ाते हुए नीचे आया। तभी उसके सामने अपने हाथ में एक पार्सल लिए उसका नौकर मनु मिला। सर, वो आपके नाम का कोई पार्सल आया है, बाहर जाकर ओपन करूं क्या? कहीं कोई सेफ्टी प्रॉब्लम ना हो। अरे कौन सा बम है? तुम एक काम करो, मेरे स्टडी रूम में जाकर टेबल पर रख दो। और हाँ, उसके ऊपर लिख देना, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ओके सर। मनु ने इतना कहा और उसके बाद वो उसके स्टडी रूम की तरफ चला गया। तो वहीं दूसरी तरफ माया और उसकी माँ, जो उसे छिप छिप कर देख रही थी। माया ने अपने पैर को पटकते हुए कहा, उफ, अब ये रुद्र फिर से कब उस पार्सल को ओपन करेगा यार, ये सही नहीं हुआ। उसने झुंझलाते हुए कहा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो उसे जानबूझकर उस लेटर को उसे नहीं दे सकती थी। इधर जहां माया उसके इस तरह से बिना उस पार्सल को देखे चले जाने के चलते परेशान हो गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र के चेहरे पर स्माइल थी, क्योंकि अदिति अगस्त्या के साथ खेल रही थी। वो पसीने से पूरी भीग चुकी थी। रुद्र को वहां देखने के बाद अगस्त्या भी बोला, पापा आप भी आओ ना। ओहो, अब आए हैं रोनाल्डो। अदिति ने फुटबॉल को किक करते हुए कहा, मानो वो उसे चैलेंज कर रही हो। नोप, आई एम लाइक मेसी, आई कैन स्ट्राइक लाइक हिम। उसने अपने पैरों से बॉल को अपने सिर पर उछाला और उसके बाद अपनी पीठ पर ले लिया। वो उसको बैलेंस कर रहा था। वाओ, ये कब से आने लगा आपको? बचपन में तो आपको क्रिकेट पसंद थी। बॉल के साथ उसकी स्किल्स को देखकर वो चौंक गई। तभी रुद्र बोला, हाँ तो बचपन में तो मुझे तुम भी पसंद थी, लेकिन अब। उसने किक करके बॉल को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा,
हे यू, आपका मतलब क्या है अब? और अब आई लव यू। पसंद और लव में अंतर होता है ना मेरी जान। उसने बॉल को उसके पास से छीनते हुए कहा और उसके बाद उसकी साइड के गोल पोस्ट की तरफ लेकर जाने लगा। उसकी तरफ सुजान गोलकीपर था। ये मैं आपको गोल नहीं करने दूंगी। उसके बाद वो उसके पीछे दौड़ने लगी। पहले खुद के नाक को संभालो, बहुत बाहर आ रही है। हे। उसने जोर से किक किया और बॉल सीधे सुजान को छकाते हुए गोल पोस्ट में जा लगी। गोल। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह राठौड़, मिसेज रुद्र प्रताप सिंह राठौड़। राठौड़ ई बड़े आए, मैं थक चुकी हूँ वरना दिखाती आपको। थकने के बाद ही तो खेलने का मजा है। आओ मैदान में। उसने फिर से बॉल को अपने पैरों पर बैलेंस करते हुए चैलेंज किया। ठीक है, लेकिन अगस्त्या मेरी साइड होगा। अरे तुम पूरे घर को अपनी साइड कर लो, फिर भी इस मेसी को रोकना तुम लोगों की बस की बात नहीं। और वैसे भी ये चिरकुट तो जब मैं फुटबॉल के एक किक मारूंगा तो बॉल के साथ ही उठ जाएगा। वैसे तुम भी कहीं लखनऊ जाकर ना गिरो। काश अपने घर गिर जाओ, किराया बच जाएगा मेरा। उसने अपने दांत दिखाते हुए कहा। बड़े आए, आओ मैदान में। अगस्त्या आज दिखाना है शैतानों के सुल्तान को कि हम क्या है। उसने अगस्त्या में जोश भरने की कोशिश की। हाँ मम्मा, हम जीतेंगे। गुड मेरे बच्चे, तो लो शपथ, हम हराएंगे, हराएंगे। शैतानों के सुल्तान को हराएंगे। ये उसने जोर से बोलते हुए कहा। हाँ, जब बराबरी का खेल दिखा सकोगी तभी तो हराओगी ना। हाँ मैदान में। उसने इतना कहा और उसके बाद वो उस बॉल को किक मारने ही वाला था कि तभी अगस्त्या उसके बॉल के किक मारते हुए उसकी गोल पोस्ट की तरफ लेकर जाने लगा। उसकी तरफ गोलकीपर एक दूसरा नौकर था। अदिति उसके पीछे दौड़ने लगी। रुद्र का तभी ध्यान गया कि ये लोग तो गोल पोस्ट की तरफ जाने लगे थे। तभी अदिति ने अगस्त्या से बॉल लेकर जोर से किक मारी। यमराज जी, आप दूर हो जाओ, हमारी बॉल को पकड़ना मत। आपको भोले बाबा की कसम। अबे, उसका नाम यमराज नहीं, मामराज है। रुद्र काफी दूर रह गया था। बॉल काफी स्पीड से उसकी तरफ गई। मामराज ने जानबूझकर बॉल को नहीं पकड़ा और उसने फेंक डाइव मारी। ए, ये क्या किया बे तूने? तूने फेंक डाइव क्यों मारी? यमराज कहीं का। पापा, मैंने बोला था मामराज अंकल को, चॉकलेट दे दी थी। बड़ा आया। बेटा, अब इस तरफ बॉल आएगा तभी तो गोल कर पाओगे ना। अब दिखाता हूँ तुम दोनों को। उसके बाद उसने बॉल को लिया और वो दौड़ता हुआ जाने लगा। अदिति उसके पीछे हाँफते हुए भाग रही थी। रुद्र ने उस पर तंज कसते हुए कहा, पहले के जमाने के ट्रैक्टर के इंजन की तरह काहे फर-फर कर रही हो? आ ना भाग। उसने जोर से किक मारी और गोल कर दिया। ये इसको बोलते हैं पावर ऑफ मिस्टर आरपीएसआर। उसके बाद वो फिर से बॉल को स्ट्राइक के लिए ले लेता है। अदिति की हालत खराब हो गई थी, लेकिन बावजूद इसके वो हार नहीं मान सकती थी। वो कई देर तक इसी तरह खेल रहे थे। दादी माँ गोल काउंट करने वाली बनी हुई थी। इस दौरान अदिति और अगस्त्या दोनों ही बुरी तरह से थक गए थे, लेकिन फिर भी वो दौड़े जा रहे थे। अदिति ने हाँफते हुए अगस्त्या से कहा, बेटा, तेरी भी टांगे अब घूमने लगी है क्या? कर हिम्मत, हम होंगे कामयाब। हाँ, बस बिस्तर पर लुढ़क मत जाना बिना खाना खाए ही। रुद्र ने फिर से तंज कसा और उसके बाद वो बॉल को दौड़ाते हुए किक करता है। और ये एक और गोल। अब तो मजा नहीं आ रहा है गोल काउंट करते हुए। पता नहीं दोनों माँ बेटे कितने भूखे हो जो 40 गोल खा चुके हैं अब तक। ओ पापा, ऐसा ना बोलिए, हमें तो बड़ा मजा आ रहा है। शायद आपको इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपका इस मैच में पलड़ा हल्का है। हैं? अभी दिमाग सटक गया है क्या? तुम दोनों माँ बेटे शर्म करो। 40 गोल खा चुके हो अब तक, झूठ नहीं बोल रहा। रुद्र ने जोर से किक करते हुए फिर से एक गोल कर दिया। नहीं बेटा जी, तुम हार की कगार पर हो। गेम टाइम में बस 1 मिनट बची है और स्कोर है 20 गोले तेरे और 27 गोल इनके। दादी जी ने तख्ती दिखाते हुए कहा। अबे ये क्या है? इट्स चीटिंग दादी माँ, ये गलत बात है। रुद्र ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा। कोई चीटिंग नहीं है, हार पचाई नहीं जा रही है ना बेटा। ये हम होंगे कामयाब। आप होंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन अभी साल 2 साल में दादी माँ जब मरेगी तो भगवान इन्हें नरक भी नहीं देगा। अरे कितनी चीटिंग करती है ये। मैं नहीं खेल रहा। उसने गुस्से में बोल के लात मारी और वहां से जाने लगा। बड़े आए मेशी। हार दिखी तो हार एक्सेप्ट नहीं की गई। आरपी एशआर हाय हाय, आरपी एशआर हाय हाय। अदिति उसका मजाक बनाने लगी। हे यू, बकवास न करो, उसको हार नहीं बोलते, चीटिंग बोलते हैं, चीटिंग। अरे आप दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन हो, आपके साथ भला कौन चीटिंग कर सकता है? अच्छा। फिर उसने गुस्से में अपनी आंखें उसको दिखाई और उसके बाद अजय देवगन की तरह
एक कंधे को उचका लिया और उसके बाद बोला, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। उसने गुस्से में कहा और उसके बाद वो वहां से चला गया। ये हमने हरा दिया, बड़ा मजा आया। गिव मी हाई फाइव बेटा, अदिति ने अगस्त्या के साथ ताली पीटते हुए कहा, जिसके बाद वो दोनों खूब इंजॉय करने लगे। उन्हें इस तरह से खुश देखकर माया और उसकी माँ को बुरा लग रहा था। माया ने अपने कमरे की खिड़की को बंद करते हुए कहा, मैं भी देखती हूँ अब ये कब तक इतनी खुश हो पाती है। इसको इसकी असली जगह नहीं पहुंचा दिया तो मेरा नाम माया नहीं। उसने गुस्से में दांतों को पीसते हुए कहा, वे कुछ ही देर ऐसे ही इंजॉय करते हैं। अदिति आज काफी थक गई थी क्योंकि पहली बार काफी समय के बाद वो इतना दौड़ी थी। रुद्र के आ जाने के बाद तो वो और भी तेज दौड़ने लगी थी। यही वजह थी कि अब उसके पैर काफी ज्यादा दर्द करने लगे थे। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। रुद्र, अदिति और अगस्त्या तीनों ही एक ही बिस्तर पर हमेशा की तरह सो रहे थे। अदिति और अगस्त्या आज इतना थक गए थे कि उन्हें डिनर करते ही नींद आ गई थी। यही वजह थी कि रुद्र भी उनके सोने के बाद से स्टडी रूम में नहीं गया था। हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि अभी रात के सिर्फ 11 ही बज रहे थे। माया और उसकी माँ दोनों ही उसकी ही तरह बिस्तर पर जाग रही थी क्योंकि उन्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने वो पार्सल ओपन क्यों नहीं किया। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र अदिति को तक रहा था। वो आज खेलते वक्त बहुत इंजॉय कर रही थी, लेकिन वो समझ गया था कि वो काफी थक गई थी। हालांकि आज अगस्त्या उन दोनों के बीच में नहीं था। अदिति उसकी तरफ पीट करके सो रही थी और उसने मुंह रुद्र की तरफ कर रखा था। इस दौरान वो इधर-उधर हो रही थी और अपने पैरों को पटक रही थी। शायद उसके पैर दर्द कर रहे थे। मुझे पता था तुम्हारे पैर दर्द करेंगे, लेकिन तब तो एक्साइटमेंट थी ना मुझे हराने की। रुद्र बड़बड़ाते हुए खड़ा हुआ और उसके बाद उसने रूम की लाइट ऑन की। उसने ड्रॉवर में से पेन रिलीफ क्रीम निकाली और उसके बाद वो उसके पैरों की तरफ गया। उसने कंबल को दूर करके उसके पैरों को अपनी गोद में रख लिया। वो गहरी नींद में थी, लेकिन बावजूद इसके अपने पैरों को हिला रही थी। उसने उसके पेटीकोट को घुटनों तक ऊपर किया और उसके बाद उसके पैरों पर उसने क्रीम लगाई। वो धीरे-धीरे उस क्रीम को रफ करने लगा। करीब 10 मिनट लगातार उसके पैरों की मालिश करने के बाद उसने महसूस किया कि अदिति को अब काफ़ी आराम मिला है क्योंकि अब उसने अपने पैरों को इधर-उधर हिलाना बंद कर दिया था। कुछ देर ऐसे ही मालिश करने के बाद वो तकिया लेकर उसके पैरों की तरफ सो गया। उसने उसके दोनों पैरों को अपनी छाती में दबा लिया ताकि उसके पैरों को अच्छे से गर्माहट मिले और उसके बाद वो सो गया। इस दौरान उसे कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला था और अदिति को उसके इस तरह से सो जाने के बाद काफ़ी आराम मिला। दिल्ली एयरपोर्ट पर काफ़ी शोर था। रुद्र, अदिति और अगस्त्या को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आया हुआ था। वहाँ अक्षरा और उसका पति भी मौजूद थे। रुद्र ने अगस्त्या के माथे पर किस करते हुए कहा, ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ पापा, और अपनी मम्मी का भी, उसने मुस्कुराकर कहा, जिसके बाद अदिति के चेहरे पर इस्माइल आ गई। फिर वो अदिति की तरफ बढ़ा। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। तुम दोनों घर पहुँचकर मुझे कॉल कर लेना और हाँ, अपना ख्याल रखना। मैं अभी तक अक्षरा को उसके सरप्राइज के बारे में कुछ नहीं बताया है। ऑफिस में अपडेट जरूर कर दिया है, तो कल जब वो ऑफिस जाएगी तो वहीं पर ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना उसके साथ। ओके, मैं ऐसा ही करूँगी। रुद्र उसे गले से लगा लेना चाहता था, मगर आज पता नहीं क्यों वो ये चाहता था कि अदिति खुद उसे गले लगाए। पिछले करीब 1 महीने से वो अदिति से एक दिन भी दूर नहीं रहा था। ऐसे में अब अगला 1 हफ्ता उसके बिना बिताना उसके लिए मुश्किल हो जाने वाला था। अदिति उसके चेहरे पर मायूसी देख पा रही थी। आज पता नहीं क्यों उसका मन कर रहा था जैसे वो अपने घर न जाए बल्कि उसके साथ ही रहे। वो लखनऊ भी उसके साथ जाना चाहती थी। यही वजह थी कि आज सुबह उठने के बाद एक बार फिर उसने रुद्र से पूछा, क्या वो उसके साथ चलेगा, तो रुद्र ने कहा, तुम जाओ, मुझे ज़्यादा काम है। यही वजह थी कि वो भी मायूस हो गई थी। वो जानती थी कि उसे काफ़ी मिस करने वाली है क्योंकि वो जब उसके पास होता था तो वो उसको खूब तंग करता था। पिछले कुछ दिनों के दौरान भले ही उसने अपनी फीलिंग्स उससे शेयर नहीं की थी, लेकिन ये भी सच था कि उसे अब रुद्र के साथ अच्छा लगने लगा था। भले ही कुछ वक्त के लिए ही क्यों ना हो, उसका भोले वापस आ गया था। वो जानती थी कि रुद्र अपने सबसे अच्छे अंदाज को उसके पास जानबूझकर नहीं लेकर आना चाहता। इसकी क्या वजह है ये उसे भी नहीं मालूम थी। वो जहाँ ऑफिस या सबके सामने उसको किस्तक कर लेता था और मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था, वहीं रात में बिस्तर पर अपने ही बगल में सोए होने के बावजूद भी
उसने कभी उसे संबंध बनाने के लिए फोर्स नहीं किया, जबकि पिछले कई दिनों से तो वो उससे लिपट कर भी सोती थी। अब तो उसे आदत पड़ गई थी उसके साथ सोने की। वो जब गहरी नींद में सोया होता और अदिति को सुबह जाग भी आ जाती तो वो उसको मौका देखकर अच्छे से हक कर लेती थी। वो रुद्र को लगता कि वो नींद में है, और आज रात को जो हुआ उसे देखकर तो अदिति को अब पूरी तरह से यकीन हो गया था कि रुद्र उससे सच्चे वाला ही प्यार करता है। उसमें किसी भी तरह की बदले की वाली भावना नहीं है, क्योंकि उसे तो खुद पता नहीं था कि सुबह उठते ही उसने पैर कैसे ठीक हो गए थे। जब उसे जाग आई थी उसने देखा रुद्र उसके पैरों को हक करके सोया हुआ था। उसके पैर अच्छे से गर्म हो चुके थे, इस वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रखा था। सुबह उठते ही उसके पैर ठीक हो गए थे। जब वो उठी तो उसे काफ़ी अजीब लग रहा था कि एक पति होने के नाते कैसे वो उसके पैरों की मालिश कर सकता है, लेकिन उसके पैरों की साइड से कैसे हक कर सकता है। लेकिन यही तो उसके भोले की खासियत थी कि जो उसको खुद से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट देता था। लेकिन आज सुबह उसे अपने पैरों से लिपटा हुआ जो देखा, वो रुद्र नहीं था, वो उसका भोले ही था। वो यही सब सोच रही थी और उसने आहिस्ते से अपने पैरों को निकाला था। वो गहरी नींद में था और तभी उसने उसके गाल पर किस कर लिया, यानी अब उसको भी काफ़ी स्वीट लगने लगा था। वो दिन भर उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना, बदमाशियाँ करना, रात होते ही उसे प्यार से अपने पास सुलाना, अब तो उसकी आदत बन गई थी। वो यही सब सोच रही थी। ये सब सोचने के दौरान उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। इधर जहाँ रुद्र अक्षरा को इंस्ट्रक्शन दे रहा था तो वहीं अदिति और अगस्त्या दोनों उनसे दूर थे। ओके अक्की, अब मैं चलता हूँ, बाय, मुझे देर हो जाएगी। ओके सर, अक्षरा ने रुद्र को गले से लगाया और उसके बाद उसे बाय बोला। वो आखिरी बार अदिति और अगस्त्या को हाथ से इशारा करके बाय बोलता है। पता नहीं अदिति को क्यों उसका जाना अब बुरा लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसे अजीब सा डर सता रहा था, जैसे उसको कुछ हो जाएगा। लेकिन उसे क्या हो जाएगा ये उसे पता नहीं था। वो काफी डर चुकी थी। वो चाहती थी वो उसे अपने साथ ही ले जाए। तभी उसने उसे पीछे से आवाज दी, सुनिए। अदिति की प्यारी सी आवाज सुनकर रुद्र पीछे की तरफ मुड़ा, जिसके बाद अदिति दौड़ते हुए उसकी तरफ गई। उसने उसे गले से लगा लिया। रुद्र उसके बालों को सहलाने लगा। उसकी भी आंखें नम हो गई, क्योंकि वो भी तो यही चाहता था। पता नहीं क्यों उसे भी आज बड़ा अजीब लग रहा था। मेरे साथ चलिए ना, मुझे अजीब लग रहा है। वहाँ आप चाहे जितना लड़ लीजिएगा पर साथ चलिए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अरे क्या हुआ, मैं ठीक हूँ बाबा, एंड यू नो मुझे बहुत सारा काम करना है। अब तो यहाँ पर अक्की भी नहीं होगी तो मुझे 2 लोगों की हायरिंग का काम भी देखना होगा। तुम जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लेता हूँ। 1 हफ्ते के बाद आओगी तो मैं अपना सारा काम निपटा लूँगा और फिर हम कहीं घूमने जाएंगे। उसने प्यार से कहा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। आप अभी चलो ना प्लीज, मुझे अजीब सा डर लग रहा है। ऐसे ही लग रहा है तुम्हें। तुम अपना ख्याल रखना, मुझे देर हो रही है बाबा, रुद्र ने उसको समझाते हुए कहा और जाने लगा। आप ना मेरी एक बात भी नहीं सुनते हो ना, फिर मैं काहे की पत्नी हुई? बाबा, अब जब हम दोनों ही काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? ऊपर से यहाँ अक्की भी नहीं है, मतलब काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अविनाश की वाइफ भी बीमार है, तो फिर वो भी अगले 10 दिन तक ऑफिस नहीं आ रही है। ऐसे में अब मुझे ही सब देखना होगा। प्लीज अंडरस्टैंड मी, उसने मुस्कुराकर कहा और उसके बाद अपने हाथ को छुड़ा लिया। अदिति की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो चला गया तो वहीं अदिति जाते हुए उसको पीछे से देख रही थी। न जाने क्यों अब उसे अजीब सा डर सता रहा था कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए। जहाँ एक तरफ उसको बहुत डर लग रहा था, वहीं रुद्र उसको काफी अच्छा लगा था। उसका यूं दौड़कर आकर उसे गले से लगा लेना और उसके बाद प्यार से अपने साथ चलने के लिए बोलना, उसकी हर एक बात अच्छी लगी थी। यही वजह थी कि अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कुछ ही देर में वो पार्किंग अलॉट में पहुंच गया। इधर दूसरी तरफ अदिति अगस्त्या को लेकर अब एयरप्लेन की तरफ अप्रोच करने लगी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी। पिछले 2 दिनों से ही उसे अजीब लग रहा था। न जाने क्यों उसे किसी अनहोनी की होने की आशंका थी, लेकिन उसे नहीं पता था वो अनहोनी कोई और नहीं, रुद्र के स्टडी रूम में रखी उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, जिसे उसने अब तक नहीं देखा था। लेकिन शाम को उसने उसे देखने का मन बना रखा था, क्योंकि आज शाम को वो अदिति और अगस्त्या के न होने पर वो फ्री हो जाने वाला था। अदिति को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद रुद्र सीधे ही ऑफिस चला गया था। उसे आज बहुत सारा काम करना था और साथ में अक्षरा की जगह उसे एक नई पीए भी हायर करनी थी, जिसके बाद वो पहले ही अपने एचआर सुदेश को बोल चुका था। फाइनल राउंड में सिलेक्शन उसे ही करना था, क्योंकि पीए उसे अपने हिसाब की ही चाहिए थी।
वो यही सब सोचते हुए कुछ ही देर में ऑफिस पहुंच गया, जिसके बाद उसने एक क्लाइंट के साथ मीटिंग ली। जब 11 बज गए तो उसने अपने लिए एक कॉफ़ी मंगवा ली। पियोन उसे कॉफ़ी पकड़ाने के बाद जैसे ही मुड़कर जाने लगा, तभी उसने मुस्कुराकर उससे कहा, पीहू को मेरे केबिन में भेजना जरा। जी सर, उसने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, और उसके बाद पीहू को जाकर उसने बोल दिया। इस दौरान रुद्र ने अपने कंप्यूटर पर पीहू का वर्किंग डेटा पूरी तरह से चेक कर लिया था। वो पिछले आधे घंटे से यही सब देख रहा था। यही नहीं, उसने एक के बाद एक अपनी ऑफिस के कई लोगों को बुलाकर उसके बारे में पूछा था कि वो किस तरह की है, वगैरह वगैरह। और फिलहाल वो उसी के बारे में सोच रहा था कि तभी पीहू ने दरवाज़ा खोला। मे आई कम इन रुद्र? यस कम इन, प्लीज टेक ए सीट मिस पीहू। थैंक्स अलॉट, उसने एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा। वो इस दौरान रुद्र को बड़े ही प्यार से देख रही थी। वो उसका क्रश था। हालांकि ये भी सच था कि उसे अदिति से किसी भी तरह की कोई जलन नहीं थी। जब उसने उन दोनों की लव स्टोरी के बारे में जाना तो उसे उन दोनों को एक होता हुआ देखकर काफ़ी अच्छा लगा। जहाँ वो इस दौरान उसको तक रही थी तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र लैपटॉप स्क्रीन पर देखते हुए बोला, मैंने आज तुम्हारे बारे में एक खास बात जानी है। क्या? आप जो भी पूछोगे मैं बताऊंगी। यही कि तुमने अपनी माँ का तलाक उनके डिसीजन के खिलाफ जाकर करवाया था और उसके बाद अपने भाई और माँ के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो गई थी। व्हाट इज द रीजन? जहाँ होम ब्रेकर अक्सर घर के बाहर के लोग ही होते हैं, वहीं तुमने तो अपने ही घर को जानबूझकर तुड़वा दिया था। ऐसा क्यों? तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होता है? रुद्र ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। रिग्रेट? किस बात का रिग्रेट? आपको आधी बात पता है। सबसे पहले तो मैंने अपनी मॉम को तलाक लेने के लिए फोर्स किया, क्योंकि वो खुद उस रिलेशनशिप से तंग आ चुकी थी, लेकिन वो खुद का कोई डिसीजन नहीं ले पा रही थी। वो परेशान थी, रोज रोती थी। और वही क्या, मैं और मेरा भाई विशाल भी रोते थे। वो उनसे अलग होना चाहती थी, लेकिन अलग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि एक वक्त के बाद उनका मन ये सब करने के लिए हामी नहीं भर रहा था। तभी मैंने फोर्स किया कि अगर वो तलाक नहीं लेगी तो मैं अपने भाई को लेकर कहीं बाहर अकेली चली जाऊंगी। और फाइनली फिर उन्होंने मेरे फोर्स करने पर तलाक ले लिया। पर क्यों? कोई तो वजह होगी। दरअसल मेरे पापा बहुत शराब पीकर घर पर आते थे। ये बात 5 साल पहले की है। मैंने किसी तरह अपनी पीजी कर ली थी, साथ में मार्केटिंग डिप्लोमा भी। लेकिन मेरे भाई की पढ़ाई में दिक्कत आ रही थी। वो उस टाइम नीट की तैयारी कर रहा था और घर का माहौल इतना बेकार था कि आप पूछो मत। मैंने पापा को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। आए दिन मोम की पिटाई करते थे और गालियाँ भी देते थे। हम दोनों भाई-बहन बहुत तंग आ चुके थे और यही वजह थी कि मुझे वो टफ डिसीजन लेना पड़ा। आई नो, तलाक के बाद पापा हमें कुछ ज़्यादा रुपए नहीं देने वाले थे, क्योंकि वो खुद ही उतना नहीं कमाते थे और प्रॉपर्टी के नाम पर कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं काम करूँगी। उसके बाद मैंने मेहनत की। आज मेरा भाई दिल्ली से ही एमबीबीएस कर रहा है। हमारे नए घर में शिफ्ट होने के बाद उसने जमकर तैयारी की और उसकी नीट में ऑल इंडिया रैंक 37वीं थी। वाओ ग्रेट! मतलब ये है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में टफ डिसीजन खुद पर विश्वास करके लिया, वरना इस तरह से खुद का घर छोड़ना आसान नहीं होता है। रियली प्राउड ऑफ यू, रुद्र ने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू सो मच रुद्र। वैसे आपने मुझे यहाँ इसीलिए बुलाया था या फिर कोई और काम था? उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। काम? हाँ, मुझे दरअसल एक सवाल का जवाब चाहिए था। बताओगी? हाँ, क्यों नहीं, पूछिए। हाँ, तो सवाल से ज़्यादा सिचुएशन है। पर इससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें स्विमिंग आती है? यश, ऑफ कोर्स आती है ना। गुड। तो सिचुएशन ये है कि तुम एक कार से रिवर को क्रॉस कर रही हो। आई मीन तुम्हारी कार ब्रिज पर है। उस कार में मैं, तुम, अविनाश, सुधेश, कांति, ख्याति, हरिराम और रिया है। यानी टोटल हम 8 लोग हैं। हाँ, समझ गई। तो इसी दौरान हमारी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार सीधे जाकर ब्रिज से टकराकर रिवर में गिर जाती है। जैसे तैसे सब बाहर निकल जाते हैं, मगर रिवर में पानी बहुत ज़्यादा है। तुम्हें तैरना आता है, इस कारण तुम तो बाहर आ सकती हो, लेकिन तुम्हें बाकी लोगों को भी बचाना है। लेकिन दिक्कत ये है कि रिवर में पानी बहुत ज़्यादा है और तुम सिर्फ एक ही इंसान को बचा सकती हो। ऐसे में तुम किसे बचाओगी? अपनी बेस्ट फ्रेंड रिया को, अपने बॉस यानी मुझे, अपने मैनेजर अविनाश को, या एचआर को? किसे? सोचने लायक बात है। रुद्र, मैं हरिराम जी को बचाऊंगी। वाट? ऐसा क्यों?
क्योंकि रुद्र, आई नो रियली वेल कि आपको तैरना आता है, मगर मेरी दोस्त रिया को नहीं। ऐसे में मैं आपको बोलूँगी कि आप मेरी दोस्त रिया को बचा ले। इसी तरह मैं सुदेश को बोलूँगी कि वो ख्याति को बचा ले। कांति को बोलूँगी कि वो अविनाश को बचा ले, क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता है। और कुछ ही देर में फिर हम सब बाहर आ जाएंगे। वाओ, ग्रेट, यू आर रियली अमेजिंग। मतलब तुम्हें इन सब के बारे में ये फैक्ट पता था कि किसको स्विमिंग आती है और किसको नहीं? हाँ, पता थी, उसने मुस्कुराकर कहा। ओके देन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसने अपनी हाथ को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। फॉर व्हाट? बिकॉज आई एम प्रमोटिंग टू यू एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एगो अदिति मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कौन सी कंपनी है रुद्र? मैंने तो पहली बार सुना है। हाँ, पहली बार सुना है, लेकिन कुछ ही वक्त बाद इसका नाम चारों ओर हो जाएगा, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बताओ आप। हम एक नई मार्केटिंग कंपनी लॉन्च कर रहे हैं जिसका काम सिर्फ मार्केटिंग का ही होगा, लाइक फिल्म्स, एड्स, बुक्स, प्रोडक्ट्स एंड ऑल। यानी वो हर तरह की चीज़ को मार्केट करके लोगों तक पहुंचाएगी। और उसका नाम मैंने अपने बेटे अगस्त्या के निकनेम एगू और मेरी वाइफ के अदिति नाम को मिलाकर रखा है। इसका स्ट्रक्चर मैं पूरी तरह से तैयार कर चुका हूँ। अब आगे का काम तेरा है कि तुम्हें उस कंपनी को कैसे बिल्ड करना है, समझी? रुद्र जैसे जैसे बोल रहा था उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। रुद्र, अब तक नहीं समझ सकी हूँ कि अभी तक मैंने इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने ही काम किया है और आपने मुझे डायरेक्टर इतना बड़ा पद दे दिया। क्या मैं इसके पीछे की वजह जान सकती हूँ? उसकी आंखों में खुशी के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले तो मुझे इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर ऐसा चाहिए था जो इस कंपनी को अपने कंधों पर उठाने की हिम्मत रखता हो। मैं यहाँ पर कई मैनेजर्स को ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन उनमें एक कॉमन थिंग थी, और वो ये कि वो मुझसे डरते थे, और इस डर की वजह से वो खुद के आइडियाज भी कभी इम्प्लीमेंट्स नहीं कर पाते थे। यही वजह थी, जो करना होता वो मुझे ही करना होता था। लेकिन तुम बाकियों से अलग हो। तुम्हें जो काम दिया था उसको तुम अकेली ने अपने बलबूते पर किया, और बहुत कम बार मुझसे तुम्हारे आइडियाज के बारे में राय ली। मतलब तुम्हें खुद के डिसीजन पर पूरी तरह से विश्वास है। सेकंड थिंग, जब तुमने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया तो मुझे जो क्वालिटी दिखी वो कमाल की थी, कि बुरे दिनों में भी तुम्हें खुद पर विश्वास था। यही नहीं, तुमने अपने फादर को तुम सबकी ज़िंदगी से बाहर निकाला, क्योंकि तुम्हें पता था अगर वही सब चलता रहा तो तुम्हारे भाई की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। इसी तरह कई बार इस तरह की सिचुएशन कंपनी में भी बन जाती है। एक इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय लगातार कंपनी के लिए घाटे का काम कर रहा हो, लेकिन वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, तो कई बार डायरेक्टर्स उसको फायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सताता है अगर इस बंदे को निकाल दिया तो कोई कहीं दिक्कत ना हो जाए। लेकिन तुम में वो गट्स है कि तुम बुरे वक्त में भी टफ डिसीजन ले सकती हो और मेहनत से वो हासिल कर सकती हो जिसके बारे में कोई और सोच भी नहीं सकता है। और तीसरी क्वालिटी जिसकी वजह से मैंने तुम्हें ये पद ऑफर किया है वो ये है कि तुझमें अच्छी लीडर बनने की हर तरह की क्वालिटी है। कार के रिवर में गिर जाने वाली घटना में तुम्हें अच्छे से पता था कि तुम्हारे लिए हर सदस्य मायने रखता है, किसकी क्या कमजोरी और किसकी क्या ताकत है, इसके बारे में तुम्हें अच्छे से पता था। तुम्हें पता था कि मुझे स्विमिंग आती है और रिया को नहीं। ऐसे में रिया को बचाने के लिए तुमने मुझे बोला। इसी तरह से तुमने सबको बचा लिया। कई बार कंपनी में भी इस तरह की सिचुएशन आती है, जब कंपनी डूब रही होती है तो कंपनी के एम्प्लॉयज की क्या खासियत होती है और क्या कमजोरी होती है, यह एक डायरेक्टर को पता होना बहुत जरूरी है। यही नहीं, तुझमें गट्स भी है और अपने साथियों पर पूरा भरोसा भी। इसी वजह से तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचाने का काम मुझे दिया, ना कि खुद लिया, क्योंकि तुम्हें मुझ पर विश्वास था कि रुद्र आप रिया को बचा लेंगे। ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। यही तो एक अच्छे लीडर की निशानी होती है, कि उसे अपने अंडर काम करने वाले हर सदस्य की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में अच्छे से पता होता है। यू आर रियली अमेजिंग, सो आई एम प्रमोटिंग यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो खड़ा होकर उसकी तरफ आया और उसके बाद उसने उसकी पीठ को थपथपाया। थैंक यू सो मच रुद्र, थैंक यू। मुझे नहीं पता था ऐसा कभी होगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसने उसकी पीठ थपथपाई और उसके बाद उसे गले से लगाया। इस दौरान वो खुशी के मारे रो पड़ी थी।
ऑफिस के बाकी के सदस्य भी रुद्र के केबिन की तरफ देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर पीहू रो क्यों रही है, जबकि वो तो इतनी स्ट्रोंग है। उसके बारे में ऑफिस में सभी कहते थे कि अगर रुद्र के बाद कोई सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तो वो पीहू है। वो यही शब्द देख रहे थे तभी रुद्र बाहर आया। उसने अपनी ताली बजाते हुए कहा, गाइज एक बार सब बाहर आओ। आई वोना टेल यू वन थिंग, उसने आवाज़ दी जिसके कुछ ही देर में वहाँ सभी लोग आ गए। पीहू भी उसके पीछे पीछे केबिन से बाहर आ गई। गाइज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ वो ये कि हम एक मार्केटिंग कंपनी को भी कुछ वक्त बाद लॉन्च करने जा रहे हैं और उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर कोई और नहीं पीहू होगी। वाओ सर, इट्स रियली ग्रेट, ख्याति ने कहा। थैंक यू सो मच। और हाँ, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर मैंने पीहू का सिलेक्शन इसलिए किया है क्योंकि मुझे लगता है ये इसके काबिल है। सो आप सब पीहू को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिए क्योंकि आज उसने ये मुकाम हासिल किया है। इसकी वजह इसका हार्डवर्क और खुद पर विश्वास था। मुझे इसी तरह के एम्प्लॉयज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो खुद का डिसीजन ले सके, उसने मुस्कुराकर कहा, जिसके बाद सबने पीहू को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना शुरू किया। उसके बाद वो पीहू की तरफ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हाँ गाइज, जब तक अविनाश नहीं आ जाता मैं रिया को मैनेजर के पद पर प्रमोट कर रहा हूँ। तब तक इसकी सैलरी भी बढ़ाकर दी जाएगी और अगर मुझे रिया तुम्हारा काम अच्छा लगा तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आगे तुम्हें भी प्रमोट किया जाए, उसने मुस्कुराकर कहा। कॉन्ग्रेचुलेशंस रिया, सब जोर से बोले। थैंक यू सो मच सर, ये मेरे लिए सच में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं खुद को प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगी सर, उसने मुस्कुराकर कहा, जिसके बाद रुद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके बाद वो अपने केबिन में चला गया। पीछे से सब सेलिब्रेट करने लगे थे। पीहू को इस दौरान बहुत अच्छा लग रहा था। उसने जो कुछ भी अचीव किया था वो अपनी काबिलियत के दम पर किया था। यही नहीं, वो बहुत कॉन्फिडेंट भी थी। इवन वो बाकी के एम्प्लॉयज की तरह रुद्र से डरती भी नहीं थी और यही चीज़ रुद्र को सबसे अच्छी लगती थी उसकी। वो अपने काम को पूरी लगन से करती थी और हर तरह का डिसीजन खुद ही लेती थी। यही नहीं, उसकी बाकी लोगों के साथ अच्छी बनती थी और उसके बोलने का तरीका सबको काफ़ी पसंद आता था। वो सॉफ्ट स्पोकन होने के साथ साथ अपने साथियों की कमजोरी और ताकत के बारे में भी अच्छे से जानती थी। यही वजह थी कि रुद्र ने उसे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। इधर केबिन से जाने के बाद रुद्र ने अपने फ़ोन को ऑन किया। उसकी स्क्रीन पर अदिति की फ़ोटो थी। उसे आज सुबह के बारे में सब याद था। वो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहती थी और ये जानकर उसको काफ़ी अच्छा लगा था। शादी के बाद अब उन दोनों का रिश्ता लगातार गहरा होता जा रहा था और यही बात अब उसे अच्छी लग रही थी। उसने उसकी तस्वीर को चूमा और फ़ोन को एक तरफ कर दिया। वो उसे काफ़ी मिस कर रहा था। उस वक्त रात के करीब 11 बज रहे थे जब रुद्र डिनर करने के बाद स्टडी रूम में चला गया था। बाहर का मौसम आज एक बार फिर काफ़ी खराब था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। बिजलियां कड़क रही थी जिनकी आवाज़ रुद्र के कानों तक पहुंच रही थी। स्टडी रूम में घुसने के दौरान उसके चेहरे पर अजीब सी मायूसी थी। आज सुबह से ही माया और उसकी माँ की नज़र उस पर थी क्योंकि अब तक उसने उस पार्सल को खोला नहीं था और वो चाहती थी वो उस पार्सल को खोले। यही वजह थी कि जब उन्होंने उसे स्टडी रूम में जाते देखा तो उन दोनों को बहुत खुशी हुई। वो उसका रिएक्शन जानना चाहती थी। हालांकि ये तो तय था कि पार्सल खोलने के बाद तूफान तो आने ही वाला था। इधर जहाँ वो तमाशा देखने के लिए तैयार थी तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र ने स्टडी रूम के दरवाजे को बंद किया। उसकी उस पार्सल पर नज़र पड़ी। उस पर मनु ने इट्स वेरी इम्पोर्टेंट लिख रखा था। वो तुरंत समझ गया था उसे उस पार्सल को ओपन करके देखना है कि उसमें क्या है। उसने ड्रॉवर में से कैंची निकाली और उसके बाद उसके ऊपर की पैकिंग को काटा। उसमें एक छोटा सा बॉक्स था। उसने बॉक्स को ओपन किया तो उसमें एक फोल्डेड नोट और एक मेडिकल रिपोर्ट के जैसा कुछ था। रुद्र ने उस मेडिकल रिपोर्ट को दूर किया और उसके बाद उस नोट को ओपन किया। तो दोस्तों, आखिर क्या होगा जब रुद्र को अदिति की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिलेगी? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।